Hi guys, good evening. All right. कौन कौन ज्वाइन कर गए हैं? हाय सुमित, हाय अंजलि, गुड इवनिंग रोमिल, गुड इवनिंग रुकवेद. हाय पद्मेश. हाँ यार, आज तो आईपीएल का पहला मैच है 7:30 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट, सो अच्छा, छुट्टी चाहिए? नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा. जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी 1 मिनट.
Yeah, hi guys. Sorry, I was caught up a little. But yeah, I'm sure you would have used up that time to look at this particular question and work on it. Or look at these questions. There are multiple. चलो quickly यहीं से discussion start करते हैं अपना. 43rd का क्या रहेगा correct answer? Which one will have the smallest atomic size amongst these elements? X, Y, Z, and E. Correct. It will be B option. Right. 44th ka. What will be the answer for 44th? Which will have zero electron affinity? Yep. Again, B option. This will stand for beryllium. All right. Then which one has the highest ionization energy, second ionization energy amongst these elements? K, L, M, and N. So इसमें right, D option is the correct one. Then which one of these can have ionization energy of this nature? Like there is a massive jump between 1 and 2, I1 and I2. Right, this is also option A because X is the alkali, is an alkali metal. So जैसे उसमें से electron निकलेगा, there will be a huge jump in the ionization energy. All right, then which one of the following has the highest number of unpaired electron between these four elements? This is scandium, titanium, vanadium, chromium. So ये chromium का, if you remember, the exceptional configuration used to be there. हाँ, तो इसमें D option will be the correct answer. ठीक है, इसमें क्रोमियम का एक्सेप्शन आएगा. यहाँ से देखो ना, यहाँ स्कैंडियम शुरू हुआ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. ओ माय बैड, मैंने गलत काउंटिंग कर ली. एक मिनट, लेट मी. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. हाँ सॉरी, क्रोमियम. सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. माय बैड. हाँ, ये हाँ, रुद्र और यश आपका सही था. ठीक है. देन 48th में which one will the possible atomic number of T? तो इसके लिए मैंने आपको याद दिलाया होगा, यहाँ पर लैंथेनाइट्स ये 58 से शुरू होता है. 57 itself लैंथेनम डी ब्लॉक का पार्ट रहेगा, तो 58, 59, 60, 61. राइट, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डीके, अच्छा ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें अल्फा पार्टिकल डीके हो रहा है, तो इसमें एटॉमिक नंबर 6 से 2 डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, और फिर एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा. राइट, तो यहाँ पर एक कार्बन का एटॉमिक नंबर से 6,12 है. ठीक है, और मैं जस्ट फोकस ऑन द एटॉमिक नंबर, तो 6 में से 2 गया और फिर एक ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ये एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर 5 किससे मैच कर रहा है इनमें? राइट, सो इफ यू नोटिस, नहीं ये कुछ गड़बड़ है. अच्छा, सी इज नॉट कार्बन, माय बैड. ओके, सी इज एक्चुअली, ये इसी में दिया हुआ है, यहाँ पर ये वाला सी है. तो ये आप देखोगे तो ये दिस इज गोइंग टू बी 2, 10, 18, 86. तो ये 86 के 85, 84, 83 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा. 115 नहीं,
इसमें 83 है, 6th रो ही है, तो ये 83 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, वैसे तो ये भी गेस करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ऐसे ही बोल सकते हो यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर इसका अब फाइनली 82 हो जाएगा, 83 से 81 होगा फिर 82 हो जाएगा, तो इट विल बी मैचिंग विद बी एज एन ऑप्शन, राइट। हाँ, then which of the following has exceptional electronic configuration to Aufbau principle? राइट, सो इसमें आपका नोटिस करना पड़ेगा के कहाँ पर है एलिमेंट, नहीं के तो नहीं होगा, वी वी, हाँ ये आपका निकल कॉपर जिंक, निकल के नीचे, निकल के नीचे वाला नहीं, हाँ ये निकल, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड निकल पैलेडियम प्लैटिनम, हाँ तो ये पैलेडियम, पैलेडियम आपका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ये यूरो का सिंबल थोड़ा ना रहेगा, यूरो का तो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है ना। दिस विल बी पैलेडियम व्हिच हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली। ठीक है, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस L3+ आयन, ये L3+ कौन सा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, सो दिस इज बेसिकली क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम 3+ में 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3d से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तब भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब √15 बोर मैग्नेटॉन, राइट। 51 का करेक्ट आंसर है सी। देन एक्चुअल सिंबल ऑफ द एलिमेंट एफ, एफ कहाँ पर, अच्छा ये एटॉमिक नंबर 90, 90 एटॉमिक नंबर इज थोरियम, ये शायद फिर भी आपको इतना अच्छे से याद नहीं होगा, this is not something which you might be very much familiar with, but हाँ this is going to be thorium। ठीक है, all right, so good, we have a uh, basic understanding of the concepts that were there। ये वाले questions are kind of a quick recap, ठीक है, what you had studied। अच्छा है, मतलब like the answers which you gave were quite good, quite accurate, मतलब आप में से कुछ लोग तो एटलीस्ट टाइमली रिविजन कर रहे हैं। All right, now let's come to today's target। आज आप लोगों ने, और इनफैक्ट before attending today's class you would have completed the recording, ठीक है। the final recording, कौन सा recording होगा ये, I think recording number 9 या recording number 10, मुझे भी याद नहीं रहा, ठीक है, so let's just say it's the final recording। now based on this क्या क्या conceptual doubts रहेंगे आपके, वो मैं एक बार क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देन वी कैन यूज, हाँ नहीं वो फाइनल रिकॉर्डिंग ये रुद्र, वो आई थिंक रिकॉर्डिंग के एंड में जो एक छोटा सा पार्ट था डायगोनल रिलेशनशिप वाला, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ना, वो यही वाला छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, ये लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डीपीपी रिलेटेड डाउट्स, ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला ही पार्ट था, ठीक है, सो इट्स अ स्मॉल पार्ट ओनली। ऑलराइट, सो now while discussing the concepts, let me talk about first the concept of hydration energy or hydration enthalpy। right, so इसमें अब आप लोगों को
in this recording, you would have understood the technical definition of this enthalpy of hydration. Right, and as a result of this, how to define it technically, वो भी आपने सीख लिया होगा. जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का एक टेक्निकल डेफिनेशन था, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक टेक्निकल डेफिनेशन था, वैसे ही हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं. राइट, इट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन 1 mole of gaseous ion is dissolved in sufficiently large quantity of water. Right, so that will be enthalpy of hydration. Sometimes instead of enthalpy of hydration, you might also come across the word enthalpy of solvation. Okay? That is to say, if the solvent is not water. When water is solvent, we talk about hydration as the process. But अगर मान लो solvent कुछ और है, कोई और substance है, then we keep a general term for this process as solvation. ठीक है. However, इस particular चैप्टर में जो फोकस है वो प्रॉपर्टी का आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का ही है, बिकॉज लाइक most of the reactions, most of the analysis that is done in labs and chemistry is primarily with water as your solvent. Then after defining this enthalpy of hydration, okay, you would have understood how or what factors this enthalpy of hydration depends on, right? And it would have come across that it depends upon charge to size ratio. Okay, basically it is directly proportional to the charge that is there on the ions and inversely related to their size. Right, based on these two primary factors, we would have talked about the trends that are shown by hydration energy, right? So उसमें again जहाँ पर दोनों factors point करते हैं towards the same thing, there is no problem at all. It is a very simple, straightforward approach. अगर size कम हो रहा है, right, तो आपका extent of hydration बढ़ जाता है, hydration enthalpy बढ़ जाता है, right? And अगर आपका चार्ज बढ़ रहा है तो भी आपका extent of hydration बढ़ जाता है. ठीक है. Then based on these two factors, like you would have also seen, जहां पर ये दोनों factors contradict करने लगते हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों factors contradict करने लगते हैं, it is charge which typically dominates if the size isn't differing much. ठीक है, especially when across a period comparisons are to be done, it is a charge factor that plays a dominant role. Right? So based on these factors, you would have come across a basic trend of how ionization enthalpy is amongst ions. ठीक है. Then applications में आप लोगों ने इसके 3-4 applications देखे होंगे. One would be about the size of aqueous ion, right? Then the mobility of aqueous ion, and then as a result its conductivity. Okay, so all these three factors are dependent upon the extent of hydration of an ion, and you would have studied them in again either across a period or down the group kind of manner. ठीक है, जहां पर चार्ज एंड साइज के फैक्टर्स अगेन कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे. ठीक है, if it is across a period, then the charge factor should be playing a dominant role, but if it is a big difference in terms of size as well, then you can't really decide. ठीक है, तो ये काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रॉपर्टी है, इसमें इनफैक्ट ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है टू ग्रास्प इट.
हाउएवर इस पर बेस्ड, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा. दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द बुकलेट ओनली, बट इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा एंड देन यू गाइस ट्राई एंड आंसर इट. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. आप लोगों ने शायद ट्राई भी करा हो, इफ somebody would have tried that question, but I'm sure कि अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चंस ट्राई नहीं करे होंगे given the fact that you are practicing for your topic wise test. All right, calm down. So here is the question in front of you. Oxidation energy. ठीक है, इसमें मैं आपको एक additional piece of information दे रहा हूँ साथ में, that this is positive sign. ठीक है, that means that oxidation energy is the energy required. ठीक है, ये लिथियम के लिए इट इज लीस्ट अमंग अल्कली मेटल्स. अब उसके पीछे के रीजंस पूछे जा रहे हैं आपसे. ठीक है, वन ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसमें. ट्राई करो, आई विल गिव यू सर्टेन हिंट्स एज वी प्रोग्रेस. ऑप्शंस में ही हिंट एम्बेडेड है एक्चुअली. सो एज अ हिंट, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ. ये जो ऑक्सीडेशन एनर्जी का प्रोसेस बोला जा रहा है, एल सॉलिड से एल प्लस एक्वस, ठीक है, जिसको ऐसे डेल्टा एच ओ ई ऑक्सीडेशन एनर्जी बोला जा रहा है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री स्टेप्स, थ्री फंडामेंटल स्टेप्स. एल सॉलिड से एल गैस बनेगा. ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, सॉलिड से गैस जाना. देन एल गैस will form Li plus ion, gaseous ion. This is called as ionization energy. ठीक है, delta H IE. And then this Li plus gas goes to Li plus aqueous. This is called as enthalpy of hydration, delta H He. ठीक है, so ये जो delta H OE है oxidation energy, it is a sum of all these three, delta H sublimation plus delta H ionization plus delta H hydration. नहीं हर्ष, आपका आंसर करेक्ट नहीं है.
सिंगल चॉइस करेक्ट है। एक और हिंट दे सकता हूँ मैं, बट चलो थोड़ा सा फिगर आउट करो, देन आई विल गिव दैट हिंट एज वेल। ऑलराइट, चलो एक और हिंट ले लो। थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ द साइन। हाँ राइट, पूर्ण आपका आंसर करेक्ट है। ये पॉजिटिव होता है, सब्लिमेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको सॉलिड से गैस बनाना, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होता है, यू हैव टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है, लाइक ऑपोजिट चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे। एंड मैंने आपको ये क्वेश्चन में बोला है दैट दिस थिंग इज पॉजिटिव। हाँ, नाउ यू आर राइट हर्ष। So now you can link that these two terms are positive whereas this term is negative, and as a consequence ये term positive आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर what we can say is that this term is the one that dominates, ठीक है, this part of the calculation। अब नोटिस करना, आई गो ऑप्शन बाय ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए, मैक्सिमम हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Li solid। Well, A option is factually correct amongst alkali metals, ठीक है। अल्कली मेटल्स में as we go down the group, ठीक है, कैसा रहता है? As we go down the group, metals का strength decrease हो जाता है। This is something which I talked about in the last lecture as well। ये जब हम लोग diagonal relationship के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, that metallic bonding in Li and Mg is both strong as compared to alkali metals. So this is something which is factually correct, as metallic bond strength decreases as we go down the alkali group. However, this is not a
करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इफ लिथियम का ये वैल्यू डेल्टा एच सब्लिमेशन ज्यादा होता, ठीक है, एंड दिस वुड हैव बीन अ डोमिनेटिंग वैल्यू इटसेल्फ, ठीक है. Just give me 1 second, guys. Sorry. So if delta H would have been the explanation, delta H sublimation, तो ये लिथियम का सबसे ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो ये ऑक्सीडेशन एनर्जी होगा, this should have been maximum for lithium. The question says that for lithium this oxidation energy is least. So even if the statement, the first statement is factually correct, it is not an explanation. ठीक है, but not an explanation. Then we'll come to B later क्योंकि B आंसर है, ठीक है. B is the correct answer. C ऑप्शन पे फोकस करना, लेस नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया. This is factually incorrect. Why? Because if I ask you to compare Li plus Na plus K plus Rb plus and cesium plus में the magnitude of hydration energy, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा? लिथियम का ज्यादा रहेगा. सो ये जो सी स्टेटमेंट है वो तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया. डी स्टेटमेंट, it talks about maximum ionization energy of Li amongst alkali metals, so it is again factually correct, ठीक है. लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा अल्कली मेटल्स में, बट अगेन नॉट एन एक्सप्लेनेशन. व्हाई? बिकॉज इफ दिस वुड हैव बीन अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड डेल्टा एच आई लिथियम का ज्यादा है, देन ऑक्सीडेशन एनर्जी भी मैक्सिमम होना चाहिए ना. दिस शुड हैव बीन मोर, दिस शुड नॉट हैव बीन लीस्ट, ठीक है. So what comes out as a correct explanation is the option B, which is factually correct, ठीक है, and an explanation that overall ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ये लिथियम के लिए मैक्सिमम होगा, तो एज अ रिजल्ट जो इसका इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल वैल्यू पर, इट वुड हैव मेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑक्सीडेशन एनर्जी टू बी स्मॉलर ओनली, टू बी लीस्ट अमंग्स द अल्कली मेटल्स, ठीक है. ये समझ में आया? So it's a difficult question. It's not an easy question to grasp in the first place, right? So I think Purna और हर्ष ने and प्रथमेश ने correct answer दिया इसका, ठीक है. So that was connecting a lot of dots, ठीक है. इससे आपको कोई recap भी हो जाएगा of what ionization energy का trend, hydration energy and sublimation energy का trend would be, ठीक है. Sublimation वाला it's not so much of a known fact to you because आप लोगों ने ये वाला पार्ट ये देखा नहीं है इतना, बट ठीक है. This is a piece of information that down the group bond strength decreases. That's why इसको sublimate करने में लिथियम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी. Actually, it is correct. All right. Now, इसमें अब आपको किसी को कुछ डाउट है with related to enthalpy of hydration? Anything you would want to ask and understand? Something you did not understand conceptually speaking? हाँ, यश का डाउट है, what is the relationship between electronegativity and hydration energy? नहीं, there is no relationship as such between electronegativity and hydration energy.
typically this hydration energy is something that would be defining for ions, right? And cations में आपका charge बढ़ता जाता है, hydration energy बढ़ती जाती है, and electronegativity भी बढ़ती जाती है. But anions में आपका charge बढ़ता जाता है, hydration energy बढ़ती जाएगी, but electronegativity कम होती जाएगी. So not something which is directly related to electronegativity. Okay. All right. Any other conceptual doubt in this part related to hydration enthalpy? All right. Then अब आपने इसमें कुछ miscellaneous topics डिस्कस करे होंगे. ठीक है. miscellaneous topics में एक तो आपने strength of acids, ठीक है, इसमें भी ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स वाला पार्ट देखा होगा. ठीक है. सो इट इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड. ठीक है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक दैट यू वुड हैव स्टडीड वुड हैव बीन द इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. नाउ when it came to this topic of strength of acids, right, so isme definitely you would have first understood the concept of what is meant by the strength of an acid. Okay, and I would have also helped you to remove misconceptions around it, that it is not something which is based on pH value, because pH value is for a solution. Okay. Strength of an acid is not related to the number of hydrogen atoms also in a molecule. It is related to the tendency of the molecule to give H+. The more easily it can give H+, the stronger that acid would be, right? And this tendency is something which is dependent upon two factors that we spoke about. One is the polarity of the bond associated with the hydrogen, and the other was the strength of the bond associated with hydrogen, right? And it is only when you go down the group that is where the size difference matters, and because of that size difference there is a significant change in the strength of bonds that happen. ठीक है. सो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा जब हम लोग HX टाइप एंड XOH टाइप एसिड्स का, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट? सो अक्रॉस पीरियड, ठीक है, साइज इतना चेंज नहीं होता है. तो साइज अगर ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है. ठीक है. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ doesn't really play a dominating role, and the factor that plays a role in deciding the strength of acids would be polarity. ठीक है. Polarity of the bond associated with hydrogen. Even for oxy acids, it is the polarity of bond associated with hydrogen. ठीक है. Now, when you go down the group, right, that is where the size differences are significant. ठीक है. The size difference plays an important role, and as a result, यहाँ पर because of that size factor, ठीक है, the strength of bond plays a role in deciding which bond will be stronger, which bond will be weaker. ठीक है. And then when you talk about XOH type ऑक्सी एसिड्स में, इसमें कैसा है, जो OH बॉन्ड है वो तो सब में सेम रहेगा. ठीक है. इसमें जो साइज होगा, इवन इफ यू गो डाउन द ग्रुप, वो X का चेंज होगा. ठीक है. तो इट इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड. ठीक है. मतलब एज इन इट इज नॉट गोइंग टू impact so much the strength of this bond, rather जो electronegativity difference create होगा वो यहाँ पर
ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड is going to be again the deciding factor. एंड इनके बेसिस पर आप लोगों ने कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे ऑफ हाउ वी टॉक्ड अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। सो इसी को प्रैक्टिस करते हुए लेट मी टेक वन क्विक क्वेश्चन एंड ठीक है, इसका प्लस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का हम लोगों ने फैक्टर देखा हुआ था, ठीक है। इससे दोनों चीजें काम आएंगी, ट्राई करो। राइट, सो इसमें देखो कैसा होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट रहेगा अगर तीनों नॉन मेटल ही हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल के हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स दे वुड टेंड टू शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, बट यहाँ पर बोला जा रहा है दैट सी का स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू बी प्राइमरीली अ मेटल, ठीक है, मोस्ट लाइकली एन अल्कली और एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, वेरी लाइकली स्ट्रॉन्ग बेसिक बोला जा रहा है उसमें। So that is why first option will be incorrect. Now इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, सो अगर अपन देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है इन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स, एक्स वाई जेड में डेल्टा ई एन, ठीक है, डेल्टा ई एन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, if that increases, ठीक है, then acidic nature decreases, ठीक है। तो यहां पर C which is strongly basic and C is formed by because of Z, right? So Z का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, ठीक है। X का एसिडिक ऑक्साइड बन रहा है तो डेल्टा ई एन, ठीक है, उनके बीच में सबसे कम होगा। अगर डेल्टा ई एन सबसे कम है बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स द एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर साइड पे होगा। तो दिस मेक्स द सेकंड स्टेटमेंट एज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देन एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करा जा रहा है अब, क्योंकि अभी हम अक्रॉस द पीरियड ही बोल रहे हैं कि ये सेम पीरियड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं एक्स वाई एंड जेड, एंड साइज सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई टू जेड, राइट। तो जेड का साइज बड़ा होगा
देन y देन x, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। x नहीं, x would be, sorry, z will be a metal, no, z would be a metal because c है, and a would be a non metal. एटॉमिक रेडियस z का ज्यादा होगा y का, हाँ तो ये भी करेक्ट ही लग रहा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द थर्ड एलिमेंट, हाँ, दिस शुड आल्सो बी करेक्ट। नाउ फोर्थ वन, एक्स वाई जेड मे बी, ठीक है, मे बी बोला, ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर है, मे बी के बारे में बात करी जा रही है। सो इफ आई टॉक अबाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट फॉस्फोरस का हाइड्रोक्सी कंपाउंड, तो इट विल बी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, तो उसका पीएच हाँ लेस देन 7 होगा। एंड अल्यूमिनियम के अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करूं, तो या दे एक्चुअली कैन react with both, they are amphiprotic in nature, they can react with both strong acid and strong base. So इसमें ये ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है, बट अब तो मेरा कोई ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा आंसर, 1 3 एंड 4। ठीक है, फॉस्फोरस, अल्यूमिनियम, हाँ फोर्थ वाला गड़बड़ हो गया ना, राइट राइट राइट, ये सोडियम होना चाहिए था ना, सेम पीरियड बोला हुआ है, हाँ, तो ये फोर्थ वाला गड़बड़ हो गया, तो 1 एंड 3 आर द ओनली करेक्ट वंस, राइट राइट राइट, हाँ, ठीक है। सो इसमें मेरा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक, गुड। सॉरी बी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड, हाँ, राइट। तो किस किसने दिया करेक्ट आंसर देख लेते हैं एक बार। अम्म, हाँ, प्रथमेश ने और लक्ष्मी ने दिया, गुड। हर्ष तुम्हारा बाद में आया, बाद में आया तो काउंट नहीं करेंगे। ऑलराइट, इसमें किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट था रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। इसके ऊपर और भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बुकलेट में, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। All right, then let's take inert pair effect into discussion, ठीक है। This was another miscellaneous topic, ठीक है। This is something again you will have to remember it whenever the lower elements of group 13 and 14 primarily are to be discussed, ठीक है। तो उनके बारे में आपको ये डेफिनेटली ध्यान में रखना पड़ेगा in order to quickly test it out and re-explain, ठीक है। Let me just take help of these couple of questions, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऊपर है, बाकी उसके ऊपर का टेस्टिंग डिस्कशन वी कैन डू विद दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस। ट्राई करो, लेट मी नो क्या आंसर बैठ रहा है।
राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, यहाँ पर आप नोटिस करना, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? अ रिड्यूसिंग एजेंट इज समवन which then itself undergoes oxidation. ठीक है, so what does it mean? It means the compound itself undergoes oxidation. ठीक है, so if I remember the tendency to be in a +4 oxidation state, ठीक है, इसमें कैसा है, इसमें सब कंपाउंड्स में जो हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है, बाय एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन इट विल हैव टू गो इनटू +4 स्टेट। ठीक है, राइट, सो हाउ इज द टेंडेंसी of going in +4 state? It is least with the lower elements down the group and more with the elements up the group. ठीक है, so C14 carbon would be the correct answer as it would readily want to go into +4 oxidation state and act as a reducing agent. ठीक है, itself it want to undergo oxidation. ठीक है, ये चलो थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, 57 वाला थोड़ा ट्रिकी भी है। ठीक है, एक बार में स्ट्राइक नहीं होता, आप इतना नहीं कनेक्ट कर पाते। ठीक है, तो साने का हाँ आपने करेक्ट आंसर दिया, विच इज रियली गुड। बट चलो 58 तो आप लोग कर पाओगे, 58 इज नाउ क्वाइट इजीली रिलेटेबल। अच्छा नहीं, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा राइट, चलो ठीक है, ट्राई करो। इसमें भी एक लेयर ऑफ थिंकिंग लगेगी अबव इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसमें सब में ही Pb+4 स्टेट में है। ठीक है, सब में ही Pb+4 स्टेट में है, तो एक लेवल ऑफ थिंकिंग और लगेगी, so as to come to conclusion that which one will be the most unstable. हाँ राइट आ रहे हो, करेक्ट। क्या सोचा इसके पीछे रीजन? नहीं प्रथमेश। अच्छा, आई एम नाउ ऑल्सो, मतलब आप लोगों का आई थिंक अब तो इतना कॉमन सेंस आ ही गया होगा कि आप इसमें या इसमें डिसाइड करोगे आंसर क्या है। आई होप यू आर नॉट
थिंकिंग अबाउट बी एंड सी ऑप्शन, राइट? वो एक कॉमन सेंस धीरे धीरे स्ट्राइक करने लग जाता है. सो इसमें करेक्ट आंसर वुड बी डी ऑप्शन. ठीक है. व्हाई PbI4 will be unstable, right? Because Pb does not want to lose its electron. ठीक है. It does not want to give that electron. And यहाँ पर amongst फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है ना. आयोडीन will be least powerful to get that electron out of Pb. Fluorine, on the other hand, would be the most powerful in terms of its electronegativity, even if Pb does not want to give that electron. But fluorine is highly electronegative, right? So it will make Pb give away that inert pair of electron. Okay, but PbI4 में, like iodine will be something which is not that capable, right? And यहाँ पर क्या होगा, that Pb would readily want to, come back to +2 state. हाँ, सही सोचा था आर्यन. ठीक है. देन 59th के बारे में चलो सोचो. 59th आई थिंक ये मैंने शायद उस टाइम क्लास में एग्जाम्पल भी दे दिया होगा, बट अगर नहीं दिया है एंड यहाँ पर लिखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से सोचना है, तो मे बी यू कैन मेक द राइट चॉइस. What will be the correct answer of 59th question? नहीं सानिका. टिपिकली नन ऑफ दीज आंसर जो रहते हैं ना, वो मतलब बहुत ही रेयर केस में आंसर रहता है. टिपिकली नन ऑफ दीज को मत सेलेक्ट किया करो अनलेस यू आर लाइक डेड श्योर. हाँ राइट सानिका. नहीं लक्ष्मी, नॉट करेक्ट. करेक्ट आंसर वुड बी बी ऑप्शन. यहां पर आप देखो ना, थैलियम इज अगेन लोअर डाउन द ग्रुप. ठीक है. इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा. ठीक है. बिकॉज ऑफ inert pair effect, thallium would want to exist as Tl+1. ठीक है. नॉट Tl+3. Tl+3 नहीं रहना चाहेगा. यहाँ पर ये आप नोटिस करोगे, अगर थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो ये थैलियम +2 स्टेट में रहेगा. ये भी इसको पसंद नहीं होगा. इट वुड वांट टू स्टे इन द +1 स्टेट. ठीक है. सो यहाँ पर this is also an experimental evidence of inert pair effect that Tli3, it is actually something that exists in form of Tl plus and I3 minus. ठीक है. 60th वाला तो खैर आप इजीली आंसर कर ही दोगे आप. 60th वाला इज हाँ सिमिलर टू द 57th क्वेश्चन ओनली.
ठीक है, अगर मैं इसमें +1 स्टेट का पूछता टेंडेंसी या स्टेबिलिटी, तो ये उल्टा ऑर्डर में रहता। +3 स्टेट का, इट विल बी मोर ऑन द हायर साइड ऑफ द ग्रुप एंड लेसर ऑन द लोअर साइड ऑफ द ग्रुप। ठीक है, so this was inert pair effect and a couple of examples to further strengthen this topic for you, right? So this kind of completes the chapter of periodic properties. Now if you have any other questions to ask from, आप पूछ सकते हो, and take your time. Next week we'll put in a session, ठीक है, not Monday particularly, but maybe say Thursday या फिर Saturday next week we can decide to, you know, have a doubt session related to whatever booklet questions that are pending. ठीक है, मैं थोड़ी बहुत DPPs भी आप लोगों को भेजूंगा for more practice in this. ठीक है, again try and give those DPPs like tests only, you will be in a much better position. ठीक है, वैसे आप लोगों का अभी नेक्स्ट संडे भी टॉपिक वाइज टेस्ट है ना? इज देयर अ नेक्स्ट संडे टॉपिक वाइज टेस्ट व्हिच इज शेड्यूल्ड फॉर यू? कौन से चैप्टर का है? अच्छा, पीरियोडिक का ही है। हाँ तो ठीक है, फिर तो अच्छा टाइमिंग बैठ गया आप लोगों के लिए, लाइक यू गाइस विल बी एबल टू मेक डू विद दिस कमिंग वीक एंड प्रैक्टिस दिस चैप्टर थॉरली। ठीक है, अच्छा अब कल के टेस्ट के लिए अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं, एनीथिंग यू वुड वांट टू डिस्कस फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर? एटॉमिक का ही टेस्ट है ना कल? तो भी आप पूछ सकते हो। Some conceptual या some numerical question, something related to your doubts from the booklet. Explain what voltage changes for electron. That was something which was a question that talked about how the kinetic energy is going to change with voltage. वो वाला पूछ रहा क्या? मतलब let me pick up that question. I think there was this question in expertise attainer also. वो question कोई pick करके मैं वो doubt ले लेता हूँ. I remember कहाँ गया वो expertise attainer का section. Like something in this manner. That an electron is accelerated through a potential drop of V1 volts. ठीक है, and then further accelerated. ठीक है, so lambda 1 कितना हो जाएगा? √150 by V1, that will be lambda 1. Then lambda 2 will be equal to √150 upon V1 plus V2, because further acceleration हो रहा है ना, तो उसकी kinetic energy V1 EV तो हो ही गई है, अब V1 EV से it is going to be further accelerated, तो उसकी kinetic energy V1 plus V2 हो जाएगी in EV. तो ये एंगस्ट्रॉम की यूनिट्स में लैम्डा का रिजल्ट रहेंगे.
एंड बोला जा रहा है दैट द चेंज इन लैम्डा इज सम दिस 47%. ठीक है, सो lambda 1 minus lambda 2 upon lambda 1 is 47.48 upon 100. So you substitute that result just over here. ठीक है, इसी को आपको बस अब सॉल्व करना रहेगा. थोड़ा सा नॉट सो गुड काइंड ऑफ कैलकुलेशंस है. This will be root 150 by v1 minus root 150 upon v1 plus v2 divided by root 150 upon v1. तो ये रूट 150 कैंसिल आउट हो ही जाएगा. ठीक है, स्क्वायर ले लेना आप दोनों तरफ. ठीक है, समझ में आया यश तुम्हें? देन ओके, दृष्टि आपका क्या डाउट है? नहीं दृष्टि, सॉरी दर्शित. magnetic moment y for ions, the electrons are taken out from s orbital. ये particularly d block के लिए करा जा रहा है. ठीक है, this is particularly for d block that we are talking about. यहाँ पर आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में नोटिस करा होगा ना, दैट हम लोग जब z इफेक्टिव कैलकुलेट करे थे 4s इलेक्ट्रॉन का एंड 3d इलेक्ट्रॉन का, तो व्हाट डिड यू फाइंड? which electron experienced lesser effective nuclear charge? it was 4s का इलेक्ट्रॉन. तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा ना पहले as compared to 3d. समझ में आया? नहीं, it was not something which was S, P या D, ऐसा नहीं था. It was 4s and 3d. ठीक है, अभी मुझे 3s 3p 3d में से कंपेयर करना होगा तो पहले d का निकलेगा, फिर p का, फिर s का. ठीक है, it will not be something which is within the shell that I'm talking about. वो स्पेसिफिकली 4s और 3d के बीच में मैंने कंपेयर करके बताया था. ठीक है, देन कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हो यश तुम? इसका एक्सपर्टीज अटेनर का. हाँ हाँ, वो तो खैर देख ही लिया ना अपन ने. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? आर्यन, तुम्हारा डाउट, कैन यू एक्सप्लेन ग्राफ? विच ग्राफ? कौन से ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो आर्यन? ऑलराइट, देन सत्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला. स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा आपको अंडरस्टैंडिंग बताया है. the kinetic energy of the ejected electron because of photoelectric effect, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखोगे. दैट इज व्हाट योर स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी इन वोल्ट्स. अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 eV है तो आपको उसको स्टॉप करने के लिए 10 वोल्ट्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स इट. वही कॉन्सेप्ट वहां पर यूज हो रहा है. ठीक है, देन ऋग्वेद, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुमने जो ग्रुप पे वो डाउट डाला है वो क्वेश्चन का, उसमें जस्ट के, जो कैपिटल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट होता है, उसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो. ठीक है,
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आप लोगों को मैंने बताया था, इट वाज के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। एंड ये के को 1/4πε0 लिखना है। चार्ज ऑफ nucleus will be Ze and that of electron will be minus e, ठीक है। and r is the distance of the electron from the nucleus, that's it। तो यहाँ पर हीलियम प्लस पूछा है तो यहाँ पर आप z का वैल्यू 2 लिख दो एंड अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में हाँ आपको उसको डिफरेंशिएट करना है सारे का, right? In the ninth question of expertise attainer, you have to differentiate that to get the position where the maxima would be, okay? But don't just differentiate that, you will have to differentiate psi square into 4 pi r square, इसको आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ psi को डिफरेंशिएट कर दोगे तो इट विल गिव यू द मैक्सिमा इन द फर्स्ट ग्राफ, psi r वर्सेस r वाले ग्राफ का मैक्सिमा दे देगा आपको। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा निकालने के लिए पूछा है ना, तो वो तो इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके आएगा, समझ में आया? हाँ ठीक है, और कोई डाउट? क्या लिखा है? इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज ग्राउंड स्टेट अब्सॉर्ब n photons having same energy and emits exactly n photons, the energy of the photon absorbed may be। तो मतलब द थिंग इज दैट ये 1 से 2 का ही ट्रांजिशन होगा, ठीक है। 1 से 2 का ट्रांजिशन होगा तो ये बेसिकली तभी सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्सॉर्ब और एमिट हो पाएंगे ना। सो डिपेंडिंग अपॉन which value of z might satisfy our option, you can choose the correct answer। क्योंकि इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि n photons absorb हुए हैं और n ही photons emit होंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब 1 से 2 का ट्रांजिशन हो। अगर मान लो 1 से 3 ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, तो फिर डी एक्साइटेशन में देयर कैन बी मेनी मोर फोटॉन्स दैट कैन कम, ठीक है। हाँ हाँ 5s 4d में भी 5s का पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा दर्शक, मतलब जैसे आपको गोल्ड है, गोल्ड के कॉन्फ़िगरेशन में 6s समथिंग या उसके आगे 5d होगा तो 6s में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। ऑल राइट, देन ऋग्वेद क्या डाउट है तुम्हारा? इन विच वे शुड यू सॉल्व द टेस्ट, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, मतलब सब्जेक्ट वाइज पूछ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे? मतलब डिपेंडिंग अपॉन कैसा प्रिपरेशन है आपका, मतलब ऑल आई वुड एडवाइस यू इज टू बी यू नो sure with the fact that you do not overspend time in any of the section, ठीक है। ऐसा मत करना कि मैथ्स में 1.5 आवर लगा दिया, फिजिक्स में 1.5 आवर लगा दिया, you put a hard stop to any section that you have tried first, ठीक है। All right then, any other questions guys? If not, then let's close the lecture for the day.
ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग कल टेस्ट दो आराम से, रिलैक्स करो। देन नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑफ गैसियस स्टेट। तो उसका इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसमें जो आपने पूछा है यश, वाई का रीजन नहीं है। वाई का रीजन इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो उनका वेव फंक्शन है उसको जब प्लॉट करते हैं तो उसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, एंड आपने जो लिखा है इनफैक्ट वो गलत है, उसका उल्टा ट्रेंड होता है। आर मैक्स ऑफ हाँ नहीं नहीं, आपने सॉरी, हाँ आपने सही लिखा है। आर मैक्स ऑफ राइट 3D कम रहेगा। राइट, हाँ हाँ, राइट शुभम, विल गो विद दिस मेथोडोलॉजी। नहीं यश, सो इट वुड नॉट मीन दैट इज वेयर, मतलब दैट इज वेयर बोथ द एक्सप्लेनेशंस गो इन पैरेलल। कि ये 3s का डायग्राम था और ये 3D का डायग्राम है। ठीक है, तो 3D का आर मैक्स भले ही पहले आ जाता है, बट आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो छोटे छोटे मैक्सिमा आते हैं एस के, दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर एरिया अंडर द कर्व विच रिजल्ट्स इन the greater penetration power of s orbital as compared to d orbital. ठीक है, वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए एक्सप्लेनेशन है दैट आर मैक्स भले ही डी ऑर्बिटल का कम हो, ठीक है, बट इट इज दो स्मॉल स्मॉल मैक्सिमा इन द एस विच contribute to a greater area under the curve closer to the nucleus, which highlight the fact that s nucleus spend more time closer to the nucleus and have a greater penetration power. All right then, ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, then let's close the lecture for the day. Thank you guys. We'll now meet on Monday, most likely. All the best for your exam. Take care.